हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ अर्जुना जेई यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कैसे हैं आप लोग, कैसे फटाफट बता दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हालचाल, क्या हालचाल। पहला लेक्चर देख लिया आप लोगों ने। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा अभी। सर आज से ही बैकलॉग लेके चल रहा हूं मैं जीवन में। कैसे आप लोग। ओ सॉरी सॉरी, अभी 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 इको आ रही थी क्या? अभी अभी आवाज एकदम क्लियर है क्या? हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। अभी 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 बताओ, आवाज एकदम क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है क्या? माइक वहां रखा हुआ था। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। बहुत बढ़िया, सबके कमेंट में यहां पे दिख रहे हैं। चलो ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था एक बार उसको रिकैप करेंगे। लास्ट क्लास में डीपीपी नहीं थी, आज आपको डीपीपी मिलेगी। तो सभी एकदम बढ़िया तरह से मोटिवेटेड रहो और ध्यान से पूरा फोकस क्लास पूरा होना चाहिए। एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधे बैठेंगे सभी लोग एकदम सीधे बैठेंगे और प्रॉपर टेबल चेयर आप अपना अरेंज करो। प्रॉपर आपके रूम में या कहीं पर भी घर के किसी भी कोने में आप बैठे हुए हो तो एक प्रॉपर टेबल चेयर बैठो। ऐसे बेड पे बैठ के ऐसे लेट के आप कृपया करके ना पढ़ें, ठीक है। चलिए दोनों लेक्चर सहज माथुर, हाँ बेटा, ठीक है ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो समरी कैसे लिखनी है, समरी कैसे लिखनी है। देखो लास्ट क्लास में सब कुछ बता चुका हूं। आप अभी अपने नोट्स बनाओ, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जितना आप लिख सकते हो लाइव क्लास में आप उतना नोट्स में लिखो, और जो छूट जा रहा है वो लाइव क्लास के बाद आप लिखिए। अच्छा, कई बार आप लोग स्कूल से आए हो तो एक चीज ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि आप लोगों को ये आदत हो कि सर मैं यहां पर, ये मेरे पास कॉपी है सर, अगर मैंने सर आपका नोट्स लिखना शुरू किया लाइव क्लास में, ये नोट्स लिखा और आगे का मैं नहीं लिख पाया तो कितनी जगह छोड़ूं सर, जगह ज्यादा छूट गई तो क्या हो जाएगा, कम छूट जाएगी तो क्या हो जाएगा। ये सब नहीं सोचना है। मैंने कल ही बता दिया था, बहुत सुंदर नोट्स बनाने की कोशिश नहीं करनी है। नोट्स ऐसे बनाने हैं जो इजीली आप रीड कर सको, अंडरस्टैंडेबल हो। और नोट्स आपको अपने लिए बनाने हैं, ऐसी कोई वसीयत बनानी नहीं है कि आप सोचो कि मेरे बाद पूरी दुनिया मेरे नोट्स को फॉलो करेगी। इतना सुंदर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नोट्स आपको बनाने हैं, जो आपको समझने हैं, आपको पढ़ने हैं। आपका अगर आप ऐसे लिखते लिखते कुछ छूट गया, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया, तो आप जगह छोड़ दीजिए। थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, आप छोटा छोटा लिख लीजिएगा। थोड़ी कम हो जाएगी तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो आप उसमें बाद में क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा लाइन खींच के भी लिख सकते हैं आप, इधर उधर दो पार्ट में भी कर सकते हैं। चीजें इंपॉर्टेंट ये है कि आपके समझ में आए, आपके दिमाग में घुसे, ठीक है। चलिए, अब बच्चा पूछ रहा है कि सर समरी कैसे बनाए। मैंने ऊपर बोला था 2 3 लाइन छोड़नी है आपको नोट्स के हर पेज के ऊपर 2 3 लाइन छोड़नी है। आप जब इसको 2 3 दिन बाद जब रिवाइज करो इस पेज को आप, तो इस पेज में जो लिखा हुआ है उसको बहुत ही छोटे शब्दों में, बिना ग्रामर को यूज करे, जस्ट ऐसे लाइन बनानी है बहुत ही कम शब्दों में कि आपको उस पूरे पेज की समरी समझ में आ जाए। ऊपर 2 3 लाइन से वो खुद ही बनानी है, और वो हर बच्चे की लाइन उसके हिसाब से होगी। वो लाइनें मैं नहीं लिखवाऊंगा, वो लाइन आपको सोचनी है कि आप किन लाइन से उस पूरे पेज को रिवाइज कर सकते हो। ये आपका काम है बच्चे, और जरूरी नहीं है इसको अभी बनाओ, चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद बनाना पूरे चैप्टर के लिए, या 5 क्लास हो जाए उसके बाद बनाना आप इसको। ऐसा नहीं कि डेली आप समरी लिख रहे हो उसकी, ठीक है। चलिए, तो इन सब बातों के साथ बाकी बातें मैं लास्ट क्लास में आपको बता ही चुका था। यहां पर हम जो आज टॉपिक्स कर रहे होंगे, ये टॉपिक्स होंगे हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, व्हाट इज डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये सारी चीजें हम लोग आज कर रहे होंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया।
कुछ बच्चे एनएससीपी के हैं, कुछ फोकस्ड जेई वाले हैं, तो सब बच्चों का मिक्सचर है इस बैच के अंदर। आपको पूरा जो भी कंटेंट है वो आपको इतने अच्छे तरह से मिलेगा बेटा इस बैच के अंदर, कि फिर आपको अगर टिके रहे, कंसिस्टेंट रहे, लाइव आपने चीजें देखी, बैकलॉग अपना नहीं बनाया, रिकॉर्डिंग के चक्कर में रहे तो डेफिनेटली बैकलॉग बनेगा। मैं बता देता हूं, जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है उसे लग रहा है कि हाँ हो तो रहा है, रिकॉर्डिंग देख ली मैंने, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं। जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है वो एक दिन दूसरा बैच ढूंढ रहा होगा जहां पे कोई उसको शुरू से पढ़ा दे, और फिर वो उसमें भी रिकॉर्डिंग देखेगा, फिर वो तीसरे बैच ढूंढेगा, फिर ऐसे करके उसका जीवन में कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और वो परेशान हो जाएगा। इसलिए आप लाइव टीचर को फॉलो करो, अंत तक पूरा टिको, लास्ट के चैप्टर के लास्ट लेक्चर तक, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी आप एक अच्छी रैंक लाइक बन पाओगे। क्लियर है क्या? चलिए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लास्ट की क्लास के एक बार रिकैप देता हूं। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने जो चीज पढ़ी थी दैट इज व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कितने लोगों को याद है? फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको नापा जा सकता है। और नापने का मतलब क्या होता है सर? मेजरमेंट क्या होता है यह हमने सीखा था। इसके बाद मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी के कुछ फिक्स्ड स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, और उन्हीं स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट कहते हैं। उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना दैट इज मेजरमेंट, और उस स्टैंडर्ड को बोला जाता है यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे हम लोगों ने। सिस्टम ऑफ यूनिट्स याद है क्या आप लोगों को? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोगों ने सीजीएस पढ़ा था, जिसको हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स बोल रहे थे। हम लोगों ने एमकेएस पढ़ा था, हम लोगों ने एफपीएस पढ़ा था, हम लोगों ने एसआई पढ़ा था। 4 तरह के यूनिट्स के हमने सिस्टम देखे थे। सीजीएस ओल्ड सिस्टम है, काफी ओल्ड सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड एमकेएस, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। लेंथ को सेंटीमीटर मीटर फुट में अलग अलग तरह से नाप रहे हैं, अलग अलग ग्राम किलोग्राम और पाउंड अलग अलग तरह से मास को नाप रहे हैं। सेकंड तो टाइम को हमने सेकंड में नापा है, अब नापा है तो नापा है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। बाकी ये एसआई। सीजीपीएम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट 1960 में, 1960 में एसआई सिस्टम लेके आया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जहां पर उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रखी थी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं सर? फंडामेंटल क्वांटिटीज सर ये भी एक बार देख लेते हैं। जब फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे लेंथ, सेकंड हम लोग बात कर रहे थे सर मास, तीसरी हम लोग बात कर रहे थे सर टाइम, चौथी हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी बताओ इसके आगे के। नेक्स्ट सर हम बात कर रहे थे टेम्परेचर, तापमान। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सातवीं हम लोग बात कर रहे थे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब सर ये क्या क्या होते हैं? ये सब हम पूरी फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से लेंथ को हम लोग यूनिट, अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट है इसकी मीटर। क्या है? मीटर। शॉर्ट में लिखते कैसे हैं? एम से। मास के लिए बात करेंगे तो मास के लिए हम लोग किलोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं केजी। मैं शॉर्ट में ही लिख दूं यहां पर। टाइम को लिख रहे हैं हम लोग सेकंड में। करंट को लिख रहे थे हम लोग एम्पियर में। टेम्परेचर को लिख रहे थे हम लोग केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिख रहे थे मोल में, और इसको लिख रहे थे कैंडेला में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को।
ये सारी चीजें हम लोगों ने कल क्लास में देख ली थी और ये सबको याद होना चाहिए। रात को 2 बजे भी तुम्हें कोई उठा के पूछे कि हे पार्थ बताओ व्हाट आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो तुरंत तुम्हारे को आंख खोल के बताना है दे आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज भी सर कुछ होती हैं। सर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? इसको छोटा कर लूं क्या मैं? इसी पेज पर रिकैप हो जाएगा पूरा। हाँ, इसको छोटा कर लेते हैं सर, इसको छोटा कर लेते हैं सर। ड्राइव्ड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज जिनको इनकी मदद से लिखा जाता है दैट आर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, या तो ऐसे बोल सकते हैं सर एवरी अदर फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेप्ट दीज 7 आर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा बोला जा सकता है क्या? हाँ, बोला जा सकता है, बट इसमें एक कैच है। क्या? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ये नहीं लिखाई मैंने, द क्वांटिटीज विच आर नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन है जिनको इनकी मदद, ऐसी क्वांटिटीज जिनको इनकी मदद से लिखा जाता है या फिर जो डिपेंड करती हैं इन पर, उनको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है, जो ड्राइवेबल होती हैं। एग्रीड? द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में, रूप में लिखा जा सकता है, दैट आर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर हम लोगों ने समझा था एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि सर स्पीड हो गया। स्पीड को हमने समझा था ये डिस्टेंस दैट इज लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, बट ये क्योंकि फंडामेंटल के टर्म से ड्राइव हो सकती है, फंडामेंटल से ड्राइव होती है, इसलिए ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। मानता है कि नहीं मानता है? एग्रीड, 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 एग्रीड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने एकदम सही आंसर दे दिया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सर अगर मैं डेंसिटी बोलूं, डेंसिटी सर मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी हमने कर लिया था। वॉल्यूम को सर लेंथ का क्यूब लिख सकते हैं क्या? हाँ। अब ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, बट ये क्योंकि फंडामेंटल की मदद से लिखी जा रही है तो ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई। होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सब हमने लास्ट क्लास में समझा था। अब लास्ट क्लास में हम जो ये काम कर रहे थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसके लिए बेसिक फॉर्मुलेज हमें पता होने चाहिए, जो कि मैं मान रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें पता होंगी कि स्पीड क्या होती है, कि डेंसिटी क्या होती है, कि एनर्जी का कोई भी एक बेसिक सा फॉर्मूला, पावर का मतलब क्या होता है। नहीं पता तो मैं फिलहाल के लिए आपको फॉर्मूला दूंगा, आपको सिर्फ उसको बताना है कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहां तक जा रही है। ठीक है, पावर की बात कर लेते हैं। पावर, मैंने लास्ट क्लास में एनर्जी की बात करी थी। एक बार देखो, एनर्जी को फंडामेंटल के टर्म्स में लिखो, एनर्जी को फंडामेंटल के टर्म्स में लिखो आप एनर्जी को। सर ये लिखा था हमने लास्ट क्लास में, सर आपने हाफ mv² वाली एनर्जी ले ली थी, जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप उसको mgh ले सकते हो, जो भी आपको दुनिया में एनर्जी का फॉर्मूला पता है आप वो ले सकते हो। एग्रीड, एग्रीड। सर एनर्जी के लिए मेरे को एक फॉर्मूला दुनिया में पता है, लेट से सर mgh ले लूं सर, ले लो mgh, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। mgh में सर m क्या होता है? m होता है मास। जैसे बच्चे को पता पड़ा, ये है मास। g क्या है? g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है? हाइट। अब क्या करें सर? अब यहां पर आप देखो, क्या ये फंडामेंटल है? मास तो फंडामेंटल है सर। एक्सेलरेशन होता है सर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और ये हाइट तो सर लेंथ होती है। अब क्या ये सारे फंडामेंटल है? नहीं सर, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, लेंथ मास टाइम तो फंडामेंटल है। तो मास के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? वेलोसिटी के लिए सर हम लोगों ने पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ होती है, ये लेंथ अपॉन टाइम होता है। एक टाइम पहले से ही नीचे है तो इनटू लेंथ। अब क्या मैंने फंडामेंटल के टर्म्स में इसको लिख दिया? तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वह क्वांटिटी है जिनको फंडामेंटल के टर्म्स में लिख सकते हो। आपको अंत तक यहां पर पहुंचना है कि मास
लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, आप देखो टाइम नीचे आ जाएगा तो एक टाइम पहले से दूसरा टाइम नीचे आएगा तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही दो लेंथ ऊपर है तो लेंथ का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर मैं बोल सकता हूं लेंथ का स्क्वायर और नीचे बोल सकता हूं टाइम का स्क्वायर। मानता है कि नहीं मानता है? तो क्या सर हम सिर्फ देखते हैं यहां पर कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव्ड है कि नहीं? एक्चुअली हमें यह काम करना होता है, इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो हम आज की क्लास में सीख रहे होंगे। इसके बाद के जो स्टेप्स है वो है डायमेंशन वाले, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। ये हमारा लास्ट क्लास तक का रिकैप है। इसमें मेरे ख्याल से सब बच्चे कंफर्टेबल होने चाहिए, इसमें सब बच्चे कंफर्टेबल होने चाहिए। देखो बच्चे, बहुत ईमानदारी के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग भी अपने लाइफ को लेके, अपने गोल को लेके बहुत सीरियस है, ठीक है? तो हम लोगों को मिलकर एक काम करना है कि सबसे पहली बात तो चैट कब करनी है कब नहीं करनी है ये आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं तब आप उसको लिख रहे होंगे, तब चलेगा। मैं आपसे यस और नो ज्यादातर पूछ रहा हूंगा, ठीक है, या कोई टर्म पूछ रहा हूंगा तब ठीक है। बट अन्यथा अननेसेसरी आप आपस में किसी एक दूसरे का जवाब ना दें। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है या कोई स्पैमिंग कर रहा है, आप उसको रोको भी मत, वो अपने आप चले जाएगा अगर हम उससे रिप्लाई नहीं करेंगे तो। ना मैं उस पर ध्यान दूंगा ना आप उस पर ध्यान दीजिए। हम दोनों एक मिशन, एक टारगेट के लिए काम कर रहे हैं जीवन में। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए थे, कभी इस डायरेक्शन बात कर ली कभी इस डायरेक्शन बात कर ली। अपने को फोकस्ड रहना है, अपने को सिलेबस करना है। हमारे पर जब एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन हम टेस्ट में देखें तो हम उसको करने लायक हो, हमें अपने आप को इस तरह से बनाना है। तो उसी पे काम कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है? आवाज, ऑडियो, वीडियो एकदम क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और डिस्प्लेसमेंट ही खुद लेंथ होती है बेटा। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है? देखो, स्टार्टिंग में क्या हुआ, आप एक क्वांटिटी का नाम और पढ़ते हो। मतलब कैसे? सर आपने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। याद करिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन फंडामेंटल, सेकंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में, दो भाग में तोड़ते हैं। फंडामेंटल, बेस क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल मतलब बेस, बेस मतलब जिस नीम है ये, इसके ऊपर सारी क्वांटिटी बनती है। और दूसरी ड्राइव्ड, ड्राइव्ड मतलब जो उसके ऊपर बनेंगी, फंडामेंटल की मदद से जो लिखी जाएंगी। एक तीसरा और स्टार्टिंग में बनाया गया जिसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान समझिएगा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सर ये तो कल आपने नहीं बताया था, आपने तो दो ही तरीके की फिजिकल क्वांटिटी बताई थी, डिपेंडिंग ऑन डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। एक और होती है बच्चे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कोई बताएगा क्या होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? एनीवन? बिल्कुल सही, अत्रेया। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्यों डिसाइड की गई? शुरुआत में सप्लीमेंट्री इसलिए बोला गया, कुछ क्वांटिटी ऐसी देखी गई, कुछ क्वांटिटी ऐसी देखी गई जिनकी कोई भी यूनिट नहीं थी, जिनकी कोई भी यूनिट नहीं थी। Supplementary quantities are used to measure the angle and were placed in a separate category in the SI system. SI system कब बना था? 1960 में। 1960 में SI system के अंदर एक तीसरी कैटेगरी बना दी थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब ये तीसरी कैटेगरी क्यों बनाई गई? क्योंकि यहां पर देखो, ये दो चीजें ऐसी थी। क्वांटिटी कौन कौन सी है? सिर्फ दो ही है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। दो क्वांटिटी ऐसी आ रही थी जिनको यूनिट देना था। अच्छा, यूनिट देना था जिनको। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैव यूनिट्स, डायमेंशन नहीं होती, सॉरी डायमेंशन नहीं होती मैंने उल्टा बोल दिया, डायमेंशन नहीं होती, यूनिट्स होती है इसकी, इसकी यूनिट्स होगी, डायमेंशन नहीं होगी। यहां पर इसको फंडामेंटल नहीं कह रहे, ये फंडामेंटल की मदद से आती है। कैसे आती है? प्लेन एंगल अगर आप देखोगे तो प्लेन एंगल को आप लिखोगे तो आगे जाके इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होगी, ये ऐसे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होगी। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस मतलब ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ।
ये तो कट गई, अरे ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ। जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम टाइम और टाइम को टाइम स्क्वायर, ऐसे यहां पे जब डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे जब मल्टीप्लाई हो जा रहे थे टाइम और टाइम को टाइम स्क्वायर कर दे रहे थे, तो यहां पे डिवाइड भी तो हो जाएगा लेंथ और लेंथ को। तो यहां पर इसमें ये स्टार्टिंग में इसमें फंस गए थे, कह रहे थे इसको क्या बनाए, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ कट गया, अब क्या बनाए, तो इसको एक नई कैटेगरी के अंदर डाल दिया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सिमिलरली सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। सॉलिड एंगल को मैं अभी बताया था कि एरिया अपॉन रेडियस होता है, इसकी डेफिनेशन एरिया अपॉन रेडियस होता है। कौन सा एरिया कौन सी रेडियस आगे जाके हम लोग सीख रहे होंगे। एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, और रेडियस भी लेंथ है हमारे पास, लेंथ का स्क्वायर। यहां पर भी ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ लेंथ का स्क्वायर आया। तो अब यहां पर जब इनिशियली फंस गए तो इन्होंने कहा कि यार इसको कैसे दें, एंगल तो नापे जाते हैं, एंगल्स को मेजर करेंगे, मेजर करेंगे मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो नापी जा सकती है, परंतु इसको हम फंडामेंटल बोलें क्या, या फिर हम इसको ड्राइव्ड बोलें। तो शुरुआत में कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए, तो इन्होंने दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बना दी, और ये 1960 की बात बता रहा हूं मैं, परंतु इसमें एक कमाल की बात ऐड कर रहा हूं मैं, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी या सुनी होगी किसी ने। आज के टाइम में एसआई सिस्टम के अंदर कोई भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज नहीं होती। सीजीपीएम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट की 20th कॉन्फ्रेंस जब हुई थी शायद 1995 में, 1995 आप थे नहीं 1995 में, तो उन्होंने बोला कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की नीड नहीं है। उन्होंने इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ही कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने बोला ये भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल साथ ही रहेंगी और बाकी सब ड्राइव्ड है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 1995 से पहले की बात है, बट फिर भी एग्जाम में कोई आपसे पूछ ले कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, तो ऐसा नहीं बोलना है कि होती नहीं है। थोड़ा सा ओल्ड व्यू है, बट ओल्ड व्यू में जिन क्वांटिटीज को सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बनाया गया है, इसको आपको याद रखना है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैव यूनिट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैव यूनिट्स। अब क्या यूनिट्स हैं, अब प्लेन एंगल लेंथ अपॉन लेंथ, अब इस पे तो कुछ बना ही नहीं, यहां पे लेंथ स्क्वायर अपॉन लेंथ स्क्वायर, ये तो दोनों ही कट गया, अब क्या लिखे हैं उसमें। तो इसकी एक यूनिट बनाई गई जिसको नाम दिया, प्लेन एंगल को नापेंगे तो रेडियन में नापेंगे, और सॉलिड एंगल को नापेंगे तो स्टेरेडियन में नापेंगे। आप लोग जो एंगल पढ़ते हो, आप लोगों ने जो अभी तक एंगल पढ़ा है, 10th क्लास में आपने एंगल पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़े हैं कि ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये सब प्लेन एंगल है। आपने जो भी एंगल अभी तक पढ़े हैं वो सब प्लेन एंगल्स हैं क्लास 10 तक। 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सॉलिड एंगल की, तो वहां पर एक क्लास सिर्फ सॉलिड एंगल के ऊपर आप लोग कर रहे होगे, जहां पर सॉलिड एंगल समझोगे, फ्लक्स समझोगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोगों को आगे फ्यूचर में सीखनी है। बट फिलहाल के लिए सॉलिड एंगल का कोई काम नहीं है। 11th क्लास में अपने आपको प्लेन एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो बेसिक मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री वाले पार्ट के अंदर प्लेन एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं, ये डेफिनेशन क्यों है, कैसे ग्राफ्स में बनाई जाती है, ये सब हम लोग सीख रहे होंगे कहां पर, बेसिक मैथ्स के अंदर। बट एक चीज मैं यहां पे लिख दूं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैव यूनिट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैव यूनिट्स बट दे आर डायमेंशनलेस। अब ये डायमेंशनलेस का क्या मतलब है, डायमेंशंस का क्या मतलब है, चलिए डायमेंशन पे चलते हैं। अब चलते हैं डायमेंशंस पे। ये बात क्लियर है क्या, अरे ये बात क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हुए आप लोग, ये बात क्लियर है क्या। हम लोगों के पास फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल और ड्राइव दो तरीके की थी, एक तीसरी तरह की कैटेगरी पहले एसआई ने बनाई थी, जो दो क्वांटिटीज को यूनिट नहीं दे पा रहे थे, उनकी दो यूनिट बना दी, रेडियन और स्टेरेडियन। आज के टाइम पर इनको भी ड्राइव्ड ही माना जाता है, बट आपसे कोई सप्लीमेंट्री पूछ ले तो आपको दो नाम देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डायमेंशंस की बात करते हैं। व्हाट इज डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी। बच्चे मेरा काम है समझना आप इस बात को,
हम लोग पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, आपको कंसंट्रेट होके सारी बातों में से पढ़ाई का निचोड़ निकालना है। हम जितनी भी क्लास में बातें कर रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं मेजरली पढ़ाई की ही बातें कर रहा हूं, पढ़ाई के अराउंड सारी बातें कर रहा हूं। अगर हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करके पढ़ाई के साथ रिलेट करते हैं, तो आपको अपना फोकस्ड मेंटेन, आपका फोकस बढ़ाने के लिए आपको भी अपना फोकस मेंटेन करना है और पढ़ाई की बात उसमें से कैप्चर करके अपने शब्दों में अपने नोट्स के अंदर एंटर करनी होगी। कोई भी काम की बात किसी भी फैकल्टी के मुंह से अगर निकलती है, तो आपको वो अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखनी होगी। ठीक है, ठीक है। डायमेंशंस क्या होती हैं? जब भी डायमेंशंस की बात करेंगे तो यहां पर समझिएगा, डायमेंशंस आर द पावर, डायमेंशंस आर द पावर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर पहले एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि ये स्पीड, स्पीड को लिखा मैंने लेंथ अपॉन टाइम। आप वहां तक एक्सप्रेशन लिखो जहां तक सारी फंडामेंटल ना आ जाए। जैसे सारी फंडामेंटल आ गई, अब आप बताओ कि स्पीड को लिखने में फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी कितनी पावर आ रही है। अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर लेंथ की पावर क्या है, आप बोलोगे सर लेंथ की पावर तो 1 है। टाइम की पावर क्या है? क्या आप लोगों को यह पता है कि टाइम अगर नीचे लिखा हुआ है तो इसको ऊपर लिख के पावर -1 कर सकते हैं? आपको यह बात आती है कि 1/2 को 2 की पावर -1 लिखा जा सकता है? ये सब लोग जानते हैं। कोई चीज डिनोमिनेटर में है, उसको ऊपर लिखे पावर -1 कर देते हैं। अगर इस बात से आप सहमत हो तो यहां पर समझो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर इसको ऐसे लिख दिया मैंने, तो डायमेंशन क्या है सर? डायमेंशंस आर द पावर, ये पावर होती है, पावर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा सर, यहां पे मास की क्या पावर होगी? अरे मास तो यहां पर दिख ही नहीं रहा ना, मास तो है ही नहीं यहां पर, तो मास की पावर तो 0 बोल सकते हैं सर? हाँ बोल सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, लेंथ के रेस्पेक्ट में बताओ, तो एक्चुअली वो लेंथ के ऊपर पावर पूछ रहा है, वो डायमेंशन पावर होती है। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू लेंथ इज 1, डायमेंशन ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज -1, डायमेंशन ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू मास इज 0। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? डायमेंशन आर द पावर, ये पावर होती है। इस चीज को समझिएगा, एक बार इसके डेफिनेशन को पढ़िए, डेफिनेशन को पढ़िए साथ में। Dimensions of the physical quantities are the power to which the fundamental quantities like mass, length, time are raised to represent that quantity. जैसे कि आपसे पूछा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं डेंसिटी, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं डेंसिटी। सर डेंसिटी, अब डेंसिटी का कोई भी दुनिया का एक फॉर्मूला? हाँ सर, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या यहां से हम लोग ये फंडामेंटल पे पहुंच गए? क्या नहीं पहुंचे? क्या मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लेंथ का क्यूब लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहां पहुंच गए। अब मास की कितनी पावर आई? मास की पावर आई 1। लेंथ की कितनी पावर आई? अब क्या आप लोग ये चीज समझते हो कि लेंथ अगर नीचे है तो उसकी पावर -3 लिख सकता हूं मैं? टाइम की कितनी पावर आई? टाइम तो सर है ही नहीं यहां पर, तो क्या पावर 0 लिख सकते हैं? किसी की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा वो, तो 1 से मल्टीप्लाई कराऊं नहीं कराऊं कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो डायमेंशंस, अब ऐसे मत बोलना कि सर डायमेंशन 1 और -3 है। अरे 1 और -3 नहीं है, 1 किसके ऊपर है, -3 किसके ऊपर है, ये लिखना पड़ता है। मैं कैसे एक्चुअल में, एक्चुअल जो बात होगी वो इस तरह से होगी, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट में लिखता हूं मैं, पूरे लेक्चर्स पूरी फिजिक्स के अंदर शॉर्ट टर्म ये यूज कर रहा हूं मैं। विद रेस्पेक्ट टू क्या? मास। विद रेस्पेक्ट टू मास बात करेंगे तो डायमेंशन आ जाएगी +1। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, लेंथ के रेस्पेक्ट में डेंसिटी डायमेंशन आ जाएगी -3। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगी 0।
डायमेंशन ऑफ डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू करंट जीरो, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर जीरो, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बाकी सब फंडामेंटल के लिए जीरो पावर आएगी। तो आपको पावर बतानी है किसके ऊपर, दीज आर द डायमेंशंस। लक्ष्य जैन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपको याद रखनी है, दो होती है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा क्यों सोच रहे हो उसमें बेटा। दो नहीं समझ में आया था ऐसा ही वालों को, क्या करें यार, दो चीजें फंस गई उनकी, वो कह रहे यार प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या करें, उनको उन्होंने नई कैटेगरी बना दी सप्लीमेंट्री एंगल। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। इनको कहां पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। फिलहाल आपको याद रखना है कि प्लेन एंगल को रेडियन में नापते हैं, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में नापते हैं, और स्टेरेडियन की शॉर्ट फॉर्म एस आर, इस चीज को आप याद रखिएगा। स्टेरेडियन की शॉर्ट फॉर्म एस आर और रेडियन की शॉर्ट फॉर्म आर ए डी। ये सब आगे आएगा, पूरी फिजिक्स में हमें ये सब पढ़ना है, ये सब आपको याद हो जाएगा, ये सब आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, बहुत बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। अभी फिजिक्स शुरू नहीं हुई है, फिजिक्स अभी शुरू नहीं हुई है, सफर शुरू हो गया है अपना, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट फिजिक्स असली शुरू होगी जब हम काइनेमेटिक्स एनएलएम पर आ जाएंगे। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है सर, जिन बच्चों को लग रहा है कि वो सॉलिड, मैं आज सॉलिड एंगल पढ़ाने वाला हूं, नहीं, सॉलिड एंगल पूरा एक लेक्चर का टॉपिक है जो हम फिजिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे, जहां इस्तेमाल होगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो इस्तेमाल होने से पहले सॉलिड एंगल पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है अपने को। प्लेन एंगल भी इस्तेमाल करने से पहले पढ़ाया जाएगा आपको, जो कि आता है आपको, प्लेन एंगल आपको आता है, बट फिर भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप आगे जाके पढ़ोगे जैसे जैसे इस्तेमाल होंगी। फिलहाल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं वो बताने के लिए, सिर्फ नाम याद रखने के लिए आपको ये हेडिंग दिखाई है, और वही मैंने बता दिया कि 1995 के बाद ये भी नहीं होती है। अच्छा, अब यहां पर आप देखो कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जब मैं लिख रहा था, तो यहां पे लेंथ की पावर कितनी आ रही है, जीरो, मास की पावर कितनी आ रही है, जीरो, टाइम की पावर कितनी आ रही है, जीरो, सबकी जीरो आ रही है। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि कोई भी डायमेंशन नहीं होती, सबकी डायमेंशन जीरो ही होती है। तो दैट मींस दे आर डायमेंशनलेस, दे आर डायमेंशनलेस। Supplementary quantities have units, they are not unitless, they are dimensionless, because सारी डायमेंशन जीरो आती हैं, चाहे मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, किसी के रेस्पेक्ट में भी आप पूछ लो, they are dimensionless। अब डायमेंशंस पे ही चर्चा करनी है। अब जो पूरा चैप्टर चलेगा, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो डायमेंशंस पे आएंगे, और वो कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं देखो। स्पीड की डायमेंशन, स्पीड डायमेंशन, या लिखूं मैं डायमेंशन ऑफ स्पीड। आप बताइएगा डायमेंशन ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू मास कितना होगा, जल्दी बता दो, विद रेस्पेक्ट टू मास कितना होगा। डायमेंशन ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू लेंथ कितना होगा। डायमेंशन ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा। डायमेंशन ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर कितना होने वाला है। टेम्परेचर को शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। मास पे डिपेंडेंसी जीरो, लेंथ पे डिपेंडेंसी 1, टाइम पे डिपेंडेंसी -1, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बाकी कुछ भी पूछ लो सब जीरो है। मानता है कि नहीं मानता है, मानता है कि नहीं मानता है। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशन वर्ड। डायमेंशंस वास्तविकता में पावर होती हैं। अब कुछ बच्चे जिन्होंने देखा हुआ है कि डायमेंशन क्या होती हैं, वो तो सर ऐसे लिखते हैं ml पर t पावर माइनस, ये वो क्या होते हैं, वो होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस बेटा सिंपली हमारे पास पावर्स होती हैं, बट कुछ उस एक फिजिकल क्वांटिटी को सारी डायमेंशंस एक साथ दिखाने के लिए हम लोगों ने एक चीज बना रखी है जिसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। आपसे डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशंस तो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, तब आपको पावर बतानी है। डायमेंशंस आर द पावर, डायमेंशंस आर द पावर। बट सबकी पावर अगर एक साथ पूछी जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बना देते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए हम लोगों ने क्या तरीका बना रखा है कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं
हर फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन लिख दी है। जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनकी डायमेंशंस हम लोगों ने याद कर ली है कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार इसको समझिएगा। हम लोग बात करें, लेट से मास की बात करें, हम लोग मास की बात करें, लेंथ की बात करें, टाइम की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, और बताओ जल्दी जल्दी बोलो आप लोग, लिख लेंगे अपने हिसाब से। तापमान, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सर लास्ट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये तो सर सातों याद हो गई हैं। याद हो गई आप लोगों को, नहीं हुई हैं? इनके कुछ नोटेशंस बना दिए अपन ने। क्या है? इनके कुछ नोटेशंस हैं। हम जब मास की बात करते हैं तो इसको हम लोग कैपिटल एम से दिखाएंगे। जब भी इसकी पावर रेज करनी होगी हमें डायमेंशन लिखने के लिए, इसको कैपिटल एम से दिखाएंगे, इसको कैपिटल एल से दिखाएंगे, टाइम को कैपिटल टी से दिखाएंगे। ये इनकी डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं मैं? ये कन्वेंशन है इनको लिखने का। कैसे, अभी बताता हूं मैं। पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, फिर इसको यूज करके देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर से भी लिखते हैं या फिर आई से भी लिखते हैं। ठीक है, इसी से लिख लेते हैं। टेम्परेचर को आप कभी केल्विन से भी के से भी दिखा देते हो, और या फिर थीटा से भी दिखाते हैं। थीटा यहां पर कई बच्चों ने इसको एंगल के फॉर्म में देखा होगा, तो थीटा तो एंगल होता है। थीटा से टेम्परेचर भी लिखा जाता है बेटा, पुराना कन्वेंशन है ये। थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल लिखते हैं, इसको कैंडेला लिखते हैं, CD, इसको कैपिटल J भी दिखा देते हैं, बट ठीक है, अपने को जरूरत नहीं पड़ती ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। यहां पर CD लिख दिया मैंने कैंडेला के लिए, है ना। ये नोटेशंस क्या है सर? ये यूनिट्स है क्या? नहीं, यूनिट्स नहीं है ये इनके नोटेशन है कि जब मास लिखना होगा तो पूरा मास वर्ड, जैसे यहां पर देखो मैंने पूरा लिखा हुआ है मास। अब इस मास की जगह पे मैं सिर्फ m लिख सकता हूं, लेंथ की जगह पे l लिख सकता हूं, टाइम की जगह पे t लिख सकता हूं सिर्फ। इन सबके नोटेशन से सिंबल है, ये सिंबल है, और इन सिंबल से मिलके ही मेरा एक चीज बन के आती है हर फिजिकल क्वांटिटी की, जिसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना एक कन्वेंशन है, जहां से पता पड़ जाता है कि आप डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर रहे हो। इसको समझते हैं एक बार कि डायमेंशनल क्या है। सबसे पहले डायमेंशंस क्या है समझ गए। किसी भी क्वांटिटी को जब फंडामेंटल के टर्म्स में लिखते हैं तो उनके ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर जो पावर आती हैं उनको डायमेंशंस कहते हैं। बट इनको रिप्रेजेंट करने का एक बेहतर तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? अ डायमेंशनल फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट शोज how a physical quantity depends on a fundamental quantity using their symbol, notation and powers. ये सिंबल है और नोटेशंस है, ये सिंबल है। कंफ्यूज ना हो जाओ आप, मैं दोनों वर्ड लिख दे रहा हूं। सिंबल, हर फंडामेंटल क्वांटिटी के कुछ सिंबल बना दिए हैं, और इन सिंबल्स और इनके ऊपर चढ़ी हुई पावर्स से हम लोग एक डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। सर कैसे बनाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला? एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। एक और बात हम यहां पे लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला इज यूज्ड टू रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट बाय कन्वेंशन। मतलब ये एक कन्वेंशन है, ऐसा बनाया गया है तरीका कि आप पहचान जाओ, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी कर दिया गया है।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैपिटल जे से भी लिखते हैं। यहां पर मैं ऐड कर देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसको CD से भी लिख देते हैं, कैपिटल जे से भी लिख देते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लूं स्पीड के केस में, आप स्पीड से ही समझिए। स्पीड था सर लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम मतलब सर लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1, क्योंकि टाइम नीचे है। बट अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, आपको सिंबल यूज करना है लेंथ के लिए L और टाइम के लिए T, और जो पावर है वही पावर इनके ऊपर दिखा देनी है। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। L की पावर 1, तो L की पावर 1, आप पावर में 1 लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पता है, इतना आइडिया है सबको बेसिक सा। तो इसको LT-1 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल सर बढ़ाते हैं। अगर मैं डेंसिटी बोलूं तो, एग्जाम्पल के तौर पे डेंसिटी बोलें तो डेंसिटी को सर फंडामेंटल के टर्म में लिखेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे, और वॉल्यूम होता है सर लेंथ का क्यूब। दैट मींस मास की पावर 1 और लेंथ की पावर -3। ये हम बार बार कर चुके हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना है एक साथ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी यह आ जाएगा, मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए L, पावर -3 यहां पर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर दिया बस। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। आगे बढ़ते बच्चे, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, या मैं क्वेश्चन बना देता हूं, आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। राइट डायमेंशनल फॉर्मूला of the following. One, acceleration. Second, force. Third, energy. Fourth, power. Fifth, momentum, linear momentum. लिख लो, सारे करने की कोशिश करेंगे हम लोग, सारे करेंगे, बहुत मजा आएगा। सारे करो, खुद से करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर डेंसिटी में क्या टाइम की पावर 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, बाकी सारी चीजें लिख सकते हो बेटा। आप देखो यहां पर आपका मन करे सर क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, m0, जबरदस्ती, किसी की पावर 0 हो तो 1 ही हो जाता है ना वो, तो m0 लिख लो, m0 L की पावर 1, T की पावर -1, और कुछ लिखना है आगे? एम्पियर लिख लूं सर मैं, एम्पियर की पावर 0 लिख लो। और सर क्या मैं इसमें थीटा लिख लूं, टेम्परेचर, कैंडिला लिख लूं सर? लिख लो बेटा, जो मन कर रहा है लिख लो, पावर 0 डाल देना बस है। चाहे LT-1 लिखूं, चाहे मैं 2-4 जीरो लगा के कुछ और भी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। सिमिलरली यहां पर सर, यहां पर हम m L-3 T की पावर 0 लगा दें।
ज्यादातर जगह पे MLT, क्योंकि आपको पता है कि CGS या MKS जो हमारे पास पुराने सिस्टम थे, वहां पे लेंथ मास टाइम को ज्यादा दिल पे लिया गया था, ज्यादा मतलब इनिशियली वही 3 फंडामेंटल माने जाते थे, तो उनके टर्म्स में डायमेंशन लिखने की ज्यादातर आप देखोगे एक है, मतलब चलता हुआ आ रहा है वही चीज बहुत पहले से। ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन। अब यहां पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसमें से कुछ फॉर्मूले नहीं आते होंगे। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, आप याद रखना। हो सकता है कि आपको मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं आता, कुछ बच्चे को, उसने नहीं पढ़ा। जिसने नहीं पढ़ा, मैंने बोला है कि जिसने भी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा होगा उसे मैं पढ़ाऊंगा, बट एक बार मैं पढ़ा दूं, एक बार मैं कोई चीज बता दूं, तो फिर वो तुम्हें याद होनी चाहिए, वो तुम्हें दोबारा, आप ऐसा ना हो कि दोबारा ऐसे बैठ गए सर ये तो मुझे पता ही नहीं है, फिर वो तुम्हारी मिस्टेक कहलाएगी। मिस्टेक रिपीट करना, वो ही नहीं करना है अपने को। ओके, हम लोग सर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो मैं अगर उसका फॉर्मूला नहीं जानता हूं तो मैं उस इंस्टेंट के लिए उस फॉर्मूले को याद कर लूंगा, ताकि आप जब आगे फिजिक्स में जाओगे, जब आप उस क्वांटिटी को समझाओगे एक दिन, तब तो वो फॉर्मूला ड्राइव हो ही जाएगा। बट जब तक वो फॉर्मूला ड्राइव नहीं हो रहा है तब तक के लिए मैं उसे याद कर लूंगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने एक्सेलरेशन कर लिया होगा। सर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम अपॉन टाइम, दैट मींस लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। मैंने पूरा पूरा नहीं लिखा ताकि टाइम बच जाए अपना, है ना। अब लेंथ ऊपर है तो लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2। अब यहां पर कोई पूछता कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डायमेंशन तो पावर होती है सिर्फ, आप बोलते -2, बट यहां बोलते डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, कई बार आपसे डायमेंशन पूछी जाती है तो पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला ही ऑप्शंस में होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले की बात जब करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज कंप्लीट, जिस पर भी डिपेंडेंसी है, तो L की पावर 1, टाइम की पावर -2, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं बाई कन्वेंशन, तो LT -2। सिमिलरली अगर मैं यहां से सेकंड देखू, फोर्स होगा मेरे पास मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा एक चीज और कर सकते हो, यहां पर है ना बेसिक अलजेब्रा आपका मस्त चलेगा। बेसिक अलजेब्रा मतलब यहां पर आप डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हो, डिवाइड करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहां पे देखो, ऊपर डायमेंशन नीचे डायमेंशन, ये मल्टीप्लाई डिवाइड तो हो ही रही है ना। टाइम नीचे आ गया और देखो टाइम का, तो टाइम का स्क्वायर हो गया, दैट मीन मल्टीप्लाई करा आपने। ऊपर जाके ये देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई से हो रहे हैं, तो यहां पर मास को आप m से लिख सकते हो, मास की डायमेंशन m है, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन की डायमेंशन अगर मैं ऊपर से ही यूज कर लूं तो ये एक कंबाइंड होके बन जाएगा MLT -2, MLT -2। थर्ड, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है सर? एनर्जी होता है mgh। mgh के लिए क्या है? मास है पहला, तो दूसरा एक्सेलरेशन है LT -2, और h क्या है? h लेंथ है। तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई होके, सारे कंबाइन होके ML2T -2, ML2T -2। अच्छा अब यहां बच्चा कह रहा है सर हम L को इधर लिख लें, M को इधर लिख लें। लिख सकते हो, बट MLT के टर्म्स में ही आप ज्यादातर ऑप्शंस में देख रहे होगे। आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दोगे तो ऐसे कोई दिल पे नहीं लेगा कि हाँ चलो लिख दिया तो कोई बात नहीं है। अब आया पावर और मोमेंटम। सर पावर की क्या फॉर्मूला होता है, एक बार बता दीजिए, फिर मैं याद रखूंगा उसको फिलहाल के लिए। देखो पावर हमारे पास होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की डायमेंशन अभी हमने निकाली सर, ML2T -2 अपॉन टाइम की, तो सर टाइम T, टाइम तो फंडामेंटल है सर, टाइम तो फंडामेंटल है। अब देखो डायमेंशन हमने अभी निकाली ML2T -2, तो ML2T -2 में एक T और आ गया नीचे। ये देखो T की पावर -2,
टी की पावर -2 मतलब टी को नीचे टी स्क्वायर था तो ऊपर -2 चला गया होगा। तो अब नीचे टी स्क्वायर था तो नीचे एक और टी आ गया तो नीचे 3 टी हो गए। तो ये तीनों अगर ऊपर लिखे जाएंगे एक साथ तो हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी m, हट जाओ अब और हट जाओ, ml2t-3। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, कुछ भी नहीं आया सर, ये क्या कर दिया आपने, ताड़ पखेरु तो नहीं हो गए। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे ने एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर से करा था तो क्या होगा, हाफ वाला अभी कॉन्सेप्ट समझोगे आप। फिफ्थ वाली बात है हमारे पास मोमेंटम। सर मोमेंटम का कोई फॉर्मूला हमें याद ही नहीं है, एक बार आप बता देंगे क्या, हमें बता दूंगा। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए हमें पता है सर, मास तो फंडामेंटल है खुद, और वेलोसिटी हमें पता है सर लेंथ अपॉन टाइम होती है, तो लेंथ अपॉन टाइम। अब क्या करें सर, अब इसको लिखने का तरीका है, मास ऊपर है, लेंथ भी ऊपर है और टाइम नीचे है, तो टाइम की पावर -1। खत्म। कितने लोगों के सारे सही हैं, ईमानदारी के साथ बताना है, कसम खाके कितने लोगों के सारे सही हैं, कितने लोगों के सारे सही हैं। 5 आउट ऑफ 5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए आप लोगों ने एकदम मजा दिला दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, एक और चीज यहां पर, क्या सर हम किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं अब? हाँ, अब आप अगर इतना चीज सीख गए हो, डायमेंशन का मतलब आप समझ गए हो कि डायमेंशन मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि सिर्फ 7 होती हैं, उनको पावर के साथ बिठाना है। जिनको भी हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी पावर के साथ बिठाना है। कुछ बच्चों की औलाद करेक्ट, किसी के 3 करेक्ट, किसी के 2 करेक्ट, वेरी गुड बच्चे। बट अभी जो आपने सीखा है यहां पर, ये अब आप इसको यूज करना है हमें आगे की तरफ। तो आप देख लेना कैसे कैसे लिखा, सीख गए। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं सीखा, कोई ऐसा बच्चा जो नहीं सीखा, एक चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए इन एग्जांपल्स के साथ कि सर हमें कोई भी फॉर्मूला पता होगा तो हम कर लेंगे। जैसे कि मैं अगर आपसे बोल दूं कि वर्क का कोई फॉर्मूला याद पता है आपको, वर्क डन, तो वर्क डन की डायमेंशनल कितना होगा, बताओ वर्क डन का डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क का कोई फॉर्मूला आपको बस याद रखना है कि वर्क, सर वर्क को W से लिखते हैं ना, वर्क है W से। वर्क का कोई फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला, यस सर पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे पता है कि नहीं पता है, अरे हाँ या ना बोलो यार, पता है सर। क्या फोर्स फंडामेंटल है, क्या डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है? डिस्प्लेसमेंट तो सर लेंथ बन जाएगी और लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, फोर्स फंडामेंटल नहीं है। फोर्स के लिए क्या कर सकते हैं सर, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गई फोर्स, ये तो फोर्स हो गई, इंटू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। अब क्या करें, अब एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, मास फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, इनटू ये हमारे पास लेंथ है, ये लेंथ है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अब गेन लेंथ अपॉन टाइम। तो ये बेसिक से मैं बार बार करके दिखा रहा हूं ताकि मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ बच्चे, अब लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम करेंगे तो नीचे एक और टाइम है, तो नीचे आके टाइम का स्क्वायर हो जाएगा इनटू लेंथ। तो यहां पर ये आ गया मास इंटू लेंथ का स्क्वायर टाइम की पावर, टाइम ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी। अब इसको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म्स में लिखना है अपने को, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, मास के लिए सिंबल है m, लेंथ के लिए है l,
टाइम के लिए है टी, पावर जो है वो लगा दो। मानता है कि नहीं मानता है? सर एनर्जी की भी यही आया था और वर्क का भी यही आया है। एनर्जी की भी डायमेंशन ml2t-2 थी एनर्जी की, और यहां पर भी ये आया है सर ml2t-2। तो वर्क और एनर्जी क्या सेम ही चीज होती है? इसको हम वर्क पावर एनर्जी, आपके पास एक चैप्टर आएगा वहां पर हम समझ रहे होंगे कि वर्क का क्या मतलब है, एनर्जी का क्या मतलब है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सर मेरे पास कांस्टेंट लिखा हुआ है कोई, तो क्या कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती? क्या कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती? सर एनर्जी का तो एक फॉर्मूला हमारे पास, समझिएगा ध्यान से, सर एनर्जी का तो एक फॉर्मूला आपने, एनर्जी का आपने लिखा था mgh, बट अगर सर मैं हाफ mv² लिखूंगा तो क्या करूंगा? तो क्या सर मेरे पास ये हाफ मास के लिए m और लेंथ, ये क्या है वेलोसिटी, लेंथ अपॉन टाइम, तो इसके लिए लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो क्या यहां पर सर हाफ आएगा फिर ml का स्क्वायर t-2, क्या ऐसा आएगा? क्या ये हाफ का क्या करूं सर मैं? ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अब मैं दोबारा लिखवा देता हूं इस बात को कि हाफ जो है ये एक प्योर नंबर है। हाफ में क्या क्या चीज है? हाफ में 1 ऊपर है 2 नीचे है। ये जो प्योर नंबर्स होते हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस। तो जब डायमेंशंस लिखेंगे तो इसको लिख सकते हो ये सबकी पावर 0 है। जो प्योर नंबर्स होंगे वो डायमेंशनलेस होंगे। यहां पर ये जो है ये डायमेंशनलेस है। मतलब ये क्या है? ये m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, सबकी पावर 0 है। सबकी पावर 0 है मतलब इसकी डायमेंशन 1 है। 0 मतलब 1 मतलब डायमेंशनलेस। किसी की भी सबकी पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 हो जाएगा, और 1 मतलब डायमेंशन 1 मतलब डायमेंशनलेस है वो, सबकी पावर 0। अब यहां पे एक बच्चा बोल सकता है कि सर m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये अगर मान लो किसी की डायमेंशन है तो डायमेंशन तो ये आ गई ना, फिर आप इसको डायमेंशन लेस क्यों बोल रहे हो? डायमेंशन पावर होती है बच्चे, पावर 0 तो ये वैल्यू 1 हो गई, बट डायमेंशन 1 नहीं है, डायमेंशन पावर होती है। इसकी वैल्यू 1 का मतलब ये है डायमेंशन लेस है ये। जब भी आपको डायमेंशन लेस क्वांटिटी का डायमेंशन पूछी जाएगी तो 1 मींस डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको लिख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट इज m0, l0, t0, सबकी पावर 0। 0 मतलब कुछ नहीं, तो डायमेंशन लेस हो गया ये, और पावर 0 मतलब 1 भी लिख सकते हैं इसको, तो डायमेंशन लेस को 1 लिख सकते हैं कि हाँ, तो ये जो है डायमेंशन लेस, इसको 1 लिख दो। 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, प्योर नंबर्स और पाई, और जिनकी वैल्यू आपको मैं बता देता हूं यहां पर, आर डायमेंशनलेस। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 5.2 -8.6। अगर कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है पाई, ई भी एक यूलर्स कांस्टेंट होता है, ये सब आर डायमेंशनलेस। बहुत सारे बच्चों ने ई नहीं सुना होगा तो परेशान ना हो, अभी आगे जाके देख लेंगे। आगे जाके सब पढ़ना है बेटा, आपको सब पढ़ना है फिजिक्स के अंदर, ठीक है? ठीक है क्या?
समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? पा रहे हो समझ? ओके सर, मजा आ गया। आहा ए ओहो ओहो। ओके, अब आगे। तो नंबर्स, क्या मैं एक सेंटेंस लिखा सकता हूं जो बहुत सारे बच्चे चैट में लिख रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कॉन्स्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, ट्रू और फॉल्स? कॉन्स्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, ट्रू और फॉल्स? हे अब बताओ। F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इस G का नाम बताए किसी को? इस G का नाम पता है? किसी को भी इस G का नाम पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन होती है बाबू, इसकी डायमेंशंस होती है। इसलिए मैंने यहां पर कांस्टेंट वर्ड नहीं लिखाया, समझो आप बात। मैंने बोला प्योर नंबर्स, पाई, ई भी हमारे पास एक वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, यूलर्स कांस्टेंट कहलाता है ना। ये सब डायमेंशन लेस है। बट ऐसा नहीं कहीं पर भी कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है, मतलब नंबर अगर लिखा होगा कहीं पर भी, कोई नंबर, डेसिमल नंबर, कोई रेशियो, कुछ भी लिख रहा होगा इस तरह से, ये तो डायमेंशन लेस है। बट कोई कांस्टेंट का नाम आपको दे दिया, दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, दिस इज नॉट अ डायमेंशन लेस। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, बता दिया, आगे जाके पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। परंतु ये डायमेंशनलेस नहीं है बाबू, समझे क्या? समझे क्या? अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, फॉल्स। फॉल्स। क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला of gravitational constant, universal gravitational constant G। प्लैंक कांस्टेंट, साक्षी गुप्ता, वेरी गुड, नाम तो सुने हुए हैं, फिजिक्स पढ़ी हुई है। स्टीफन्स कांस्टेंट, क्या बात है दिव्यांश तिवारी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जवाब देते हो यार आप लोग, ये बात तो माननी पड़ेगी, सीरियस बच्चे हैं क्लास में। ओके सर, सबसे पहले सर हमें किसी की भी डायमेंशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यहां से जी का फॉर्मूला बन के आएगा FR स्क्वायर अपॉन M1 M2। अच्छा, यहां तो मैंने बताया नहीं कि M1 M2 R क्या है, ये सब बताना पड़ता है क्वेश्चन में, है ना। आपको मान के चल रहा हूं कि मैं ये सब बातें नहीं पता, मैं लिख देता हूं यहां पे, F फोर्स है, M1 M2 मासेस हैं, R डिस्टेंस है। अब निकाल दो। और इन सब की डायमेंशन अगर आपको पता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये है MLT-2, ये है M, ये है L, ये सब दे रखा है आपको, मान लो।
तो F की डायमेंशन MLT-2, R की, R हमारे पास डिस्टेंस है L, तो इसका स्क्वायर है अपॉन मास M, नीचे एक और M है। तो सॉल्व होने के बाद ये क्या आएगा, ऊपर एक M नीचे एक M कट गया, फिर भी नीचे एक M बचेगा, फिर वो नीचे वाला M ऊपर जाएगा तो M की पावर -1, L यहां पर है और L स्क्वायर यहां पर है, 2 है L, तो L की पावर 3, T सिर्फ एक ही जगह पर है तो T की पावर -2। ये पूरा बन के आ गया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो, दिस इज द आंसर। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो, दिस इज द आंसर। मजा आया कि नहीं आया? तो आपका एक भ्रम कि कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं, मैंने तोड़ दिया। नहीं होते, नहीं होते बाबू, नहीं होते। अब क्या सर हम किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते। लेट्स से मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, एक और फॉर्मूला दे रहा हूं, दम है तो निकाल के बताओ। एक और फॉर्मूला दे रहा हूं, निकाल के बताओ आप लोग। अब देखता हूं आपको कितना समझ में आया है। F फोर्स है, R रेडियस है, V स्पीड है, वेलोसिटी बोलता हूं मैं। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा। ईटा क्या है? ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। घबराना नहीं है नाम से बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे तो आगे जाके ये आएगा फ्लूइड चैप्टर के अंदर। लास्ट तक जो बच्चा टिकेगा उसको पहली क्लास के, दूसरी क्लास के ये सारे फॉर्मूले खुद से आते होंगे कि ये कहां से क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। 6 पाई ईटा RV ये फॉर्मूला है। F फोर्स है, R रेडियस है, V वेलोसिटी है। ईटा की डायमेंशन निकालिए, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। निकालो। अभी की क्लास में ये याद नहीं करना है बच्चे, ये याद नहीं करना है 6 पाई ईटा RV। अगर इसका क्वेश्चन में दूंगा तो आपको ऑब्वियसली फॉर्मूला भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अभी अजीब हो जाएगा। बट हाँ, मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना है आपको, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना है आपको। मानता है कि नहीं मानता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कॉन्स्टेंट्स आर नॉट डायमेंशनलेस, यही तो यहां पर हमने कर दिया। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाई इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? बिकॉज यहां पर हमने जी की डायमेंशन निकाल के दिखा दी आपको। जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे निकाल पा रहे हैं ये। यहां पर आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है उसके लिए एक फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे सर? फॉर्मूला तो आते नहीं बनाना। अरे बेटा, सिर्फ इसको एक तरफ रखो, जो रिक्वायर्ड है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ पहुंचा दो। क्या मैं अगर दूसरी तरफ पहुंचाऊंगा तो इधर F रह जाएगा, इधर आ जाएगा 6 पाई और R और V। क्या यह फॉर्मूला बना है आप लोगों का? जैसे ये फॉर्मूला बना, क्या यहां पे आपको हर एक की डायमेंशन पता है? हां सर, अभी तो निकाली हम लोगों ने, तो वही डायमेंशन लिख देंगे यहां पर, वही डायमेंशन लिख देंगे। F की डायमेंशन MLT-2। अरे याद हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई तो फोर्स, एनर्जी, वर्क, इनकी डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए, इनकी डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अपॉन 6 पाई कांस्टेंट है ये। सर कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस नहीं होते बेटा। 6 और पाई एक प्योर नंबर है। प्योर नंबर मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सर ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक मकसद के साथ आया है,
वो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी को बीच में रिलेट करने के लिए, ऐसे कांस्टेंट जो दो अलग अलग तरह की क्वांटिटीज को बीच में खुद आके रिलेट करते हैं, वो कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते। यहां पर ये जो 6 और पाई है, ये कोई यहां पर अलग अलग तरह की क्वांटिटी को रिलेट करने नहीं आया, ये जस्ट फॉर्मूला सही करने के लिए, बीच में वैल्यूज को सही करने के लिए ही आया है। आगे जाके देखेंगे हम, स्टोक्स लॉ वगैरह में ये आएगा, फ्लूइड में पढ़ेंगे बहुत आगे जाके। फिलहाल अगर ये फॉर्मूला है तो यहां पे 6 पाई जो है इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, और डायमेंशन नहीं है दैट मींस आप 1 लिख सकते हो। रेडियस हमारे पास मैंने यहां बताया था L लेंथ है, वेलोसिटी हमारे पास LT -1 है। मानता है कि नहीं मानता है? तो ये खत्म हो गया। देखो एक L ने एक L को जान से मार दिया, मास तो एक ही बचा है जीवन में, ये दोनों मर जाएंगे, तो एक L बचा नीचे जो कि -1 के साथ आ जाएगा। अब ऊपर T -2 है, नीचे T -1 है। T -1 मतलब ऊपर जाएगा तो प्लस T हो जाएगा, T की पावर +1 हो जाएगा, तो T की पावर +1 T की पावर -2। अरे यार ये कर पाते हो आप लोग? नहीं कर पाते हो, मैं लिख देता हूं। T की पावर -2 है और T की पावर -1 है। इनसे डील करने के बहुत तरीके, बहुत ज्यादा बेसिक से अभी मैं बोल दूं तो ऊपर वाला लिखिए नीचे T², इसको लिख सकते हैं ऊपर T, तो एक T से एक T कट जाएगा, नीचे बचेगा एक ही T, तो T की पावर -1 आप सोच सकते थे। जिस बच्चे को नहीं आता वो बहुत बेसिक से ऐसे सोच सकता है। कितने लोगों का सही है और कितने लोगों का गलत है, एक बार बता दो। ये 6 पाई को हटा के 1 क्यों लिख दिया सर? क्योंकि जो डायमेंशन लेस होगा उसको 1 लिख सकता हूं मैं। मानता है कि नहीं मानता है? क्या मैं तुम लोगों को थोड़ा सा समझदार मान के कुछ कुछ चीजें, ये टाइम की पावर कैसे लिख दी, ये सब क्लियर है ना सबको? समझ पाते हो आप लोग? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों को करेक्ट है, मैक्सिमम बच्चों को करेक्ट है, यही मैं चाहता था। अब सर डायमेंशनल तो हमने निकाल दी, करना क्या है डायमेंशंस का? डायमेंशंस का करना है एनालिसिस। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। वाह वाह, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोग क्या डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो क्या फायदा होता है उससे, समझिएगा। 4 एप्लीकेशन बताऊंगा मैं आपको, 4 एप्लीकेशन, और ये चारों एप्लीकेशन खत्म होते ही यूनिट्स एंड डायमेंशंस या यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर तक हम लोग एप्लीकेशन ही पढ़ते रहेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको डायमेंशन पता है तो आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं। चाहे हम लोग SI यूनिट निकालें, चाहे हम लोग CGS यूनिट निकालें। क्या मतलब, समझिएगा ध्यान से। बच्चों तुम लोग को बच्चों बुलाऊं मैं? क्या तुम लोगों का कोई नाम रख दूं मैं? बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग अगर डायमेंशन हमें पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? यूनिट्स निकाल सकते हैं। पहला है एप्लीकेशन, वी कैन फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी with the help of dimension। क्या मतलब हुआ सर इस बात का? मतलब अगर आपको पता है, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। सबसे पहला है फोर्स। फोर्स मतलब बल, समझे? मतलब बल, समझे? बल। वरुण के धुरंधर, अच्छा तुम लोग नाम सजेस्ट कर रहे हो। वरुणधर, वरुणधर कर दे, वरुणधर। ओ तेरी, ओके। फोर्स,
अगर आपको फोर्स की डायमेंशन पता है दैट इज mlt-2, तो यहां से आप इसकी यूनिट बता सकते हो। कौन सी यूनिट बता सकते हो बेटा? आप इसको यूनिट जो आपको याद है वो बता सकते हैं। जैसे एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट में आप मास को किस में नापते हो? सर केजी में नापते हैं। लेंथ को किस में नापते हो? मीटर में। टाइम को किस में नापते हो? सेकंड में। और सेकंड की पावर -2, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। दिस इज द एसआई यूनिट, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट के बारे में बता दो सर। सीजीएस यूनिट इसकी हो जाएगी, मास को किस में नापते हैं? ग्राम में। ग्राम को जी से लिखते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को तो सेकंड में ही नापते हैं। अच्छा, मैंने इनके शॉर्ट फॉर्म बता दिए थे आपको एसआई के टेबल के अंदर। इसको ग्राम को जी से लिखते हैं और सेंटीमीटर को सीएम से लिखते हैं। ये बेसिक है, आपको पता होगा। तो यहां पर ये इनकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट हो गई। इन्हीं को प्यार से क्या बोलते हैं पता है आपको? इन्हीं को प्यार से क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूटन, और इसी को प्यार से बोलते हैं डायन। डायन नहीं, डाइन। ठीक है, डाइन, 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 डाइन। और एक न्यूटन पता है कितनी डाइन, डाइन के बराबर थे? ओके, तो ये क्या है सर? ये क्या ऐसा यूनिट है? न्यूटन क्या ऐसा यूनिट है? डाइन क्या ऐसा यूनिट है? एक्चुअल में यूनिट्स के केस में आप देखोगे कि बहुत बार कुछ साइंटिस्ट को इज्जत देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए, उनके नाम पर किसी पर्टिकुलर जिस फील्ड में उन्होंने काम किया है उस फील्ड में रेस्पेक्ट देने के लिए, रेस्पेक्ट हमेशा दी जाती है। आप भी बड़े काम करोगे जीवन में, आपके नाम पे रेस्पेक्ट दी जाएगी। जो बड़े बड़े काम करते हैं उनके नाम पे सड़कें बनती है, उनके नाम पे अवार्ड निकलते हैं, उनके नाम पर दुनिया याद कैसे रख सकती है वो तरीके ढूंढती है। महान आदमी को याद करने के तरीके ढूंढे जाते हैं। तो वही उनमें से ही एक तरीका है कि एसआई यूनिट्स को नाम दे दिया। फोर्स एक ऐसी चीज है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फोर्स से ही रिलेट करती है सारी चीजों को। तो फोर्स पर न्यूटन के काम जो हुए हैं उसकी वजह से फोर्स की एसआई यूनिट को न्यूटन नाम दे दिया। सीजीएस यूनिट डाइन है। ऐसे ही और एग्जाम्पल लेते हैं सर, और एग्जाम्पल लेते हैं, मजा आएगा। ला 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 ला। हम लोग बात करें एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाली थी सर, ml2t-2। अब इसकी सर ऐसा यूनिट बता दो, ऐसा यूनिट बता दो तो जाने। एसआई यूनिट सर देखो, मास को तो हम लोग केजी में नापते हैं एसआई के अंदर, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। इसी को प्यार से बच्चे क्या बोलते हैं, कितने लोगों को पता है? और सीजीएस यूनिट, मास को नापते हैं ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में ही नापते हैं। इसको प्यार से क्या बोलते हैं, कितने लोगों को पता है? यही गेम है, यही गेम है। अच्छा, अब ये जो है ये आउट ऑफ रेस्पेक्ट है, ये मतलब जीवन में इज्जत देने के लिए है। आप सोचो कि सर न्यूटन, यहां से सर न्यूटन निकाल सकते हैं? अरे नहीं बेटा, इसको न्यूटन बोल दिया गया है जस्ट इज्जत देने के लिए। सिमिलरली इसको जूल, जूल जी को इज्जत देने के लिए, क्योंकि जूल ने एनर्जी पे काम किया था पूरा। यहां पर अर्ज, मानता है कि नहीं मानता है? मानता है कि नहीं मानता है? तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं। मानता है कि नहीं मानता है? एक और लिख लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, पावर लेते हैं। पावर, पावर, पावर के केस में क्या करोगे आप? सर ये तो एनर्जी अपॉन टाइम होता है। एनर्जी क्या होता है बच्चे? एनर्जी सर ml2t-2 होता है, और एक और टी नीचे आ गया तो ये ml2t-3 हो जाएगा सर। अगर ये आपको पता है कि पावर की जो डायमेंशन है वो ml2
अरे ये टफ तो नहीं हो गया, ये टफ तो नहीं हो गया, कोई मर तो नहीं गया। ऐसा यूनिट पावर के लिए केजी, लेंथ को किस में नाप रहे हैं आजकल, मीटर में, सेकंड की पावर -3, ये इसकी एसआई यूनिट है। और इसको क्या बोलते हैं प्यार से, क्या बोलते हैं प्यार से, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। वॉट, वॉट, जेम्स वॉट, जेम्स वॉट ने पावर एनर्जी वर्क, जेम्स वॉट ने हीट स्टीम इंजन वगैरह बनाए थे, याद है? तो उन्होंने पावर एफिशिएंसी वगैरह पे काम किया था, तो यहां पर उनके नाम पर पावर की हमारे पास यूनिट है। ओके, सीजीएस यूनिट, इसको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -3, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, मतलब कोई स्पेशल नेम नहीं है। अरे ऐसे जरूरी नहीं यार किसी को रेस्पेक्ट दी गई हो कि यार अच्छा ये जगह खाली पड़ी है तो एक काम करो 2-4 लोग लाओ रेस्पेक्ट दे दो उन्हें, ऐसे नहीं है, जहां लगा वहीं दी यार रेस्पेक्ट। ओके, होपफुली आप ये पहला एप्लीकेशन समझे। अब मैं यहां पर एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई से सीजीएस में वैल्यूज भी कन्वर्ट कर सकता हूं, वैल्यूज भी कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? वी कैन रिलेट डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। कैसे? इसकी वैल्यू निकालेंगे, निकालेंगे। पहले एक काम करते हैं, सेकंड तरफ चलते हैं। सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। वरुण नाम रख लो, वरुण तो है ही है बेटा नाम, तुम्हारा भी नाम वरुण रख लो, अपना भी नाम रख लो, सब वरुण 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 स्क्वायर है। ओके, सेकंड एप्लीकेशन है इसकी टू चेक डायमेंशनल टू चेक, ऐसे लिख लो, टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये सेकंड एप्लीकेशन है। क्या मतलब हुआ सर इस बात का? एक गिवन इक्वेशन या गिवन रिलेशन, गिवन इक्वेशन या फिर गिवन रिलेशन की बात करते हैं। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो। क्या रिजल्ट आ गया? क्या रिजल्ट आ गया? क्या वरुण सेना, शिवाजी, ओके, टू चेक वेदर द डायमेंशनल गिवन रिलेशन और इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। कैसे करेंगे हम लोग? देखो 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 जान, कुछ बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी ध्यान से। वो है, अगर आप दो चीजों को ऐड कर रहे हो तो वो तभी ऐड होंगी जब जब उनकी डायमेंशन सेम होगी। एक बात बताइएगा मेरे को, ध्यान से सोच के एक बात बताइए। 5 + 3 कितना होगा? 5 + 3 कितना होगा?
ध्यान से सोच के क्यों बताना है सर? ये तो बिना सोचे समझे बताएंगे हम लोग, बिना सोचे समझे ही बताओ। तो 5 + 3 तो सर 8 हो जाएगा। ये तो बताने में भी शर्म आ रही है सर हमें। बट मैं अगर आपसे बोलूं 5 kg + 3 मीटर, ये कितना होगा? ये कितना होगा? नहीं, अब नहीं बता पाओगे, हो गए प्राण पखेरु, टफ क्वेश्चन आ गया। ये गलत है। क्यों गलत है? अरे ऐसे नहीं जोड़ सकते। अच्छा मान लो 5 किलो आटा और 3 किलो चीनी, ये मिला सकते हैं? 5 किलो आटा और 3 किलो चीनी, 5 किलो आटा और 3 किलो चीनी मिला सकते हैं क्या? हाँ मिला सकते हैं सर, हलवा बन जाएगा सर, बढ़िया। सर थोड़ा सा पहले आटा भून लो और उसके ऊपर से थोड़ा सा पानी वानी डाल के, ऐसे चीनी वीनी डाल के, मस्त एकदम आटे का हलवा बन जाएगा। ये तो मिलाते ही है, तो ये टोटल 8 किलो हो जाएगा। अब यहां पर हम मास को आपस में ऐड कर सकते हैं, बट ये नॉनसेंस है। 5 किलो + 3 मीटर, 5 किलो + 3 सेकेंड, क्या है इसका मतलब? है क्या कुछ? कितना आ जाएगा ये? 8 सेकेंड या 8 किलो, 8 kg? कोई सेंस नहीं है सर इस बात का। तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इस बात को समझ लो ध्यान से कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और यहां पे सेम टाइप से मेरा सेंस है जिनकी डायमेंशन सेम होती है। इस एप्लीकेशन को समझने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं यहां पर। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक पॉइंट लिखता हूं, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मल्टीप्लाई डिवाइड में भी ऐसा होता है क्या हम सेम क्वांटिटी को, होमोजेनिटी रूल है ये, डायमेंशनल एनालिसिस का होमोजेनिटी रूल बोला जाता है इसको, कि वी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बिल्कुल सही बात है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या मतलब है इस बात का? सेम डायमेंशनल फॉर्मूले वाली क्वांटिटीज ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, परंतु इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे कोई कह दे कि t टाइम है, x डिस्टेंस है, और आपसे कोई बोल दे कि y इज इक्वल टू x प्लस टी, y इज इक्वल टू x प्लस टी। दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। आप डिस्टेंस और टाइम को ऐड नहीं कर सकते, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है सर। नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा आप लोगों को ये पता है एनर्जी ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, V इज इक्वल टू U प्लस AT। This is dimensionally correct or not? This is dimensionally correct or not? This is dimensionally correct or not? बताओ। This is dimensionally correct or not? अब यहां पर आप एक चीज पाओगे, क्या है कि सर यहां तो हमारे पास वेलोसिटी है, ये है। अच्छा ये मैंने बताया नहीं आपको क्या है, U एंड V तो वेलोसिटी है,
ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। तो यहां पर आप देखो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी है मतलब एल टी माइनस वन डायमेंशन होगी इसकी, प्लस ये तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे ऐड हो सकते हैं? एक्सेलरेशन तो एल टी माइनस टू है ना, इनटू एक टी भी तो है, एक टी भी तो है यहां पर। जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर भी एल टी माइनस वन और इधर भी एल टी माइनस वन। क्या ये सेम डायमेंशनल फॉर्मूले हो गए? हाँ बिल्कुल सही है। और एल टी माइनस वन एड होने के बाद भी इधर भी एल टी माइनस वन है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इक्वल टू के दोनों तरफ भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। बट सर इधर तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये। अरे 2 टाइम्स नहीं होगा। अच्छा बताओ लेंथ प्लस लेंथ कितना होगा? लेंथ प्लस लेंथ क्या आएगी डायमेंशन? लेंथ प्लस लेंथ की डायमेंशन क्या आएगी? ट्वाइस ऑफ लेंथ? नहीं, इसकी डायमेंशन भी लेंथ ही आएगी। अरे लेंथ को जोड़ोगे लेंथ से तो लेंथ ही तो बनेगी यार वो। क्लियर है बात? लेंथ 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 बन गई। तो सिमिलरली यहां पर भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी बन गई। वेलोसिटी वेलोसिटी को ऐड करोगे तो इधर भी वेलोसिटी आनी चाहिए, जो कि इधर भी वेलोसिटी है। तो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। हेंस दिस इंप्लाइज दैट दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। यहां से 2 बातें सीखे हम लोग। मैं दोनों बातें दिखाता हूं आपको, दोनों बातें दिखाता हूं क्या सीखे हम लोग। एक बात तो हम यहां से ये सीखे हैं कि ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वल साइन डायमेंशनल on both the side of equal sign dimensional formula must be same। एक बात तो ये सीखे। दूसरी बात यहां पर एक पंगा है। एक पंगा क्या है? अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लेता कि बताओ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, जो अभी पूछा था आपने बताया ठीक है। अगर मैं यहां पर लगा दूं कि v इज इक्वल टू यू प्लस टू ए टी, ठीक है, तो भी आप बोलते ठीक है। अरे बोलते क्या नहीं बोलते? आप तब भी कैसे करते? आप बोलते कि v इज इक्वल टू यू की डायमेंशन है एल टी माइनस वन, टू तो एक प्योर नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस टू, और एक टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी एल टी माइनस वन आ जाएगा, ये भी एल टी माइनस वन, ये भी एल टी माइनस वन, और ऐड होंगे तब एल टी माइनस वन। वेलोसिटी वेलोसिटी से ऐड होगी तो वेलोसिटी बनेगी, और इधर भी वेलोसिटी है। परफेक्ट हो गया ये तो। ये सही है? नहीं है ये सही, क्योंकि इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होती है। 2 गलत है, यहां पर ये 2 डाल दिया तब भी आप इसको सही बोलोगे। दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप इस चीज को एक बार ध्यान से देखो, मैं डायमेंशनली करेक्ट बोल रहा हूं। यहां पे हमने हेडिंग भी क्या लिखी है? टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन या गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब वास्तविकता में करेक्ट है कि नहीं, इससे नहीं होता। एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, यहां तो ये बिल्कुल सही आ गई। मैंने 2 डाल दूं, 6 लिख दूं, यहां पे पाई लगा दूं, इस कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। डायमेंशंस को ये वाले जो कांस्टेंट है 2, 3, 4, पाई, 6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां लगा दूं, यहां लिख दूं 1/पाई, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। तो जब ये आपने लिख दिया, गलत हो गई इक्वेशन, पाई नहीं होता। आपको अगर इक्वेशन आपने पढ़ी है क्लास 9th, याद करो, क्लास 9th में इक्वेशन सही जो होती है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। परंतु अगर इक्वेशन ऐसी लिख दूं मैं 1/पाई v प्लस पाई यू प्लस 280, तब भी वो डायमेंशनली करेक्ट आएगी। इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट होना वास्तविकता में सही होना
जरूरी नहीं है। ये तो लिमिटेशन हो गई। रोहान बिल्कुल सही कह रहे हो, दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। डायमेंशनली करेक्ट चीज वास्तविकता में करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु जो डायमेंशनली गलत है वो डेफिनेटली गलत है। डायमेंशनली करेक्ट इज नीड नॉट टू बी एक्चुअली करेक्ट, बट डायमेंशनली रॉन्ग इज डेफिनेटली रॉन्ग। एग्रीड और नॉट? इस बात को भी लिखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मजा आया कि नहीं आया इसमें, ये बता दो एक बार। इस बात में मजा आया आपको कि नहीं आया? डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज नीड नॉट टू बी एक्चुअली करेक्ट, dimensionally correct equation is need not to be actually correct, but dimensionally wrong equation must be wrong, is must be wrong। जो डायमेंशनली गलत है वो डेफिनेटली गलत है, बट जो डायमेंशनली सही है वो जरूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि कांस्टेंट का पंगा है। डायमेंशनल वाला जो मेथड है उस बेचारे मेथड को कांस्टेंट देखना नहीं आता यार, यहां दिक्कत है। ठीक है, ठीक है क्या? ओके, इस पर मेरे को और बातें करनी थी, यहां पर हमें और करेक्टनेस चेक करनी थी, बट आज समय खत्म हो गया। हम कल की क्लास में फिर यहीं से शुरू करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन अभी पूरी नहीं हुई है, इनफैक्ट अभी आप इस डीपीपी भी अटेम्प्ट नहीं करो। क्यों? क्योंकि डीपीपी में भी कुछ क्वेश्चंस आप अभी नहीं कर पाओगे। तो कल की क्लास में हम लोग जब ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे तब आपके पास कंप्लीटली डीपीपी हो पाएगी। अभी आपके पास डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? इस चीज के बारे में बताइएगा। क्लास में चीज समझ में आई? डीपीपी में अभी मैंने इस सेकंड एप्लीकेशन के ही क्वेश्चंस आपको दिए थे, बट सेकंड एप्लीकेशन हम आज की क्लास में कंप्लीट नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप डीपीपी के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि लास्ट तक टिके रहोगे। अच्छा, हम लोगों की क्लास का टाइम कितने बजे तक है? 8 बजे तक। और क्लास का टाइम 8 बजे तक है ना? ठीक है, मजा आया, मजा आया। ऐसे ही चलेगा बच्चे, सफर ऐसे ही चलेगा और बहुत मजा आएगा। क्वेश्चंस करने थे अपने को काफी, बट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है अपने को। यहां पर डायमेंशनल करेक्शन वाली जो चीज है अपनी, ये अपने को नेक्स्ट क्लास में देखनी होगी, उसी के बाद क्वेश्चन कर पाओगे। कुछ बच्चे कह रहे 9 बजे तक। बेटा मैं तो पढ़ा दूंगा। मजा आया ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यार डाउट्स आप लोगों के मैं एक बार देख लेता हूं यहां पर। लेंथ प्लस लेंथ, बेटा लेंथ ही तो होगी यार, ये समझा तो दिया। आस्था नेगी, इसका क्या मतलब है कि 5 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर आया है। तो ये भी लेंथ थी ना, है भी, ये भी लेंथ। हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, आया तो 7 है, बट मैं यूनिट्स में यहां पे देखो, यहां भी लेंथ है, लेंथ है, लेंथ ही आएगी। कहने का मतलब ये है, तो जब डायमेंशनली जोड़ रहे हो तो उसको 2L का कोई लॉजिक नहीं है।
अतुल्य जोशी, इस 2 का कोई सेंस नहीं निकल के आ रहा, डायमेंशंस को कांस्टेंट नहीं दिखते, ये दिक्कत है यहां पर, ठीक है। बेटा यही तो अभी समझाया, लास्ट हमारे पॉइंट यही तो था, जो डायमेंशनली करेक्ट है वो जरूरी नहीं है करेक्ट हो, क्योंकि अभी एक हमने गलत इक्वेशन लिखी थी, पाई 2 लिखा के, वो तब भी सही बता रहा था डायमेंशनल मेथड उसको, तो वो मेथड गलत इक्वेशन को सही बता सकता है, बट जो गलत है वो डेफिनेटली गलत है। डायमेंशनल अगर बोल दे कि इक्वेशन गलत है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल दिखा दूं आपको, इसका मैं एक एग्जांपल दिखा दूं। लेट से आपको यहां पर मैंने दे दिया इस तरह से, ये वाले एग्जांपल की फील करा दूं मैं आपको। लेट से आपको बोल दूं एनर्जी इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर जी एच। अब ये डायमेंशनली गलत है, क्योंकि आपको पता है एम जी एच होता है, तो आप इधर अगर लिखोगे Ml2T-2, ये अलग है, यहां पे आप लिखोगे तो M2L2T-2 आ जाएगा आपके, तो यहां पर ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। तो जो गलत है वो डेफिनेटली गलत है, पर जो सही होता, अब मान लो एनर्जी को अगर मैं 2mgh लिख दूं तो भी 3, क्योंकि 2 तो दिखाई नहीं देता ना डायमेंशंस को, पाई mgh लिख दूं, 1000 mgh लिख दूं, तो ये सब डायमेंशंस को दिखाई नहीं देगा। तो फॉर्मूला हमारे पास चाहे mgh हो चाहे पाई mgh हो, कोई भी हो, कांस्टेंट दिखाई नहीं देते। तो यही यहां पर समझा रहा था मैं, ठीक है। इस चीज पर हम और चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल भी आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, ऐसे ही हम लोगों का सफर कट जाएगा। एक गाना सुना देता हूं आप लोगों को मैं, एक लाइन सुना देता हूं एक लाइन, नॉट अ गाना। HCV रीड कर सकते हैं क्या आप? कहां से कहां तक स्पेसिफिकली बता देता हूं मैं आपको। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 1, चैप्टर 1 आपको पूरे चैप्टर 1 ही रीड कर लेना है, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल होगी, नहीं है तो आप ले सकते हो, वरना एचसीवी आप परचेज भी कर सकते हो। एचसीवी एक इंपॉर्टेंट किताब है, आप लोगों के पास होनी चाहिए, इसको रीड कर लोगे आप तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। सारे डाउट्स मैं यहाँ पे आपके नहीं ले रहा, आपने जो भी डाउट्स डाले हैं वो आपके बैकएंड टीम से आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल उससे परेशान ना हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको लास्ट तक रुकना है, लास्ट तक टिके रहना है, चीजें स्टार्टिंग में आसान चल रही हैं, उसी के लिए मैं बस आपसे ये लाइन आपको सुनाता हूं। गाना गाना एचसी वर्मा नहीं है, एचसी वर्मा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, एचसी वर्मा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, गो थ्रू टुडेज क्लास नोट्स,
ठीक है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम हैं राही पढ़ाई के, पढ़ना अपना काम, हर मुश्किल हो जाएगी पल भर में आसान। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ओके, थैंक यू एवरीवन। जिन बच्चों के पास एससीवी नहीं है वो ये परेशान ना हो कि उनका कुछ छूट रहा है, उनको कुछ लाने के लिए भागना है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी हड़बड़ी में नहीं करना है। घर वालों को परेशान नहीं करना है कि मेरे को एससीवी दिलाओ। अभी वेट करो, क्लास नोट्स को थॉरोली पढ़ लो, क्लास नोट्स को समझ लो। अभी फिलहाल मैंने आपको डीपीपी नहीं दी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बोलूंगा कि आप पूरी डीपीपी एक साथ कर पाओगे, तभी मजा आएगा। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, या तो आप डिमोटिवेट ना हो तो कुछ क्वेश्चंस आप बीच में नहीं कर पाओगे। ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो डीपीपी, बाकी आप कल की क्लास के बाद डीपीपी 1 पूरी अटेम्प्ट कर सकते हो ढंग से। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।